जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बेसिक टॉपिक के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल एवं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है इस प्रकार से, ये उसका उत्तरी ध्रुव है, ये उसका दक्षिणी ध्रुव है। जब इस चुंबक के पास हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाते हैं या इस चुंबक के पास हम कोई दूसरी चुंबक लाते हैं तो ये क्या करती है, ये उस पर बल लगाती है, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, या अगर हम कोई दूसरी चुंबक लेके आएंगे तो उस पर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगी। अगर हम इसके बल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है, हमने इसके पास यहाँ पर रखा, इस पर मान लीजिए बल लग रहा था, आकर्षण बल लग रहा था अभी F1। हम इस टुकड़े को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, यहाँ जाके रख देते हैं, अभी भी इस पर मान लीजिए आकर्षण बल लगेगा F2। हम थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं, मान लीजिए इस लोहे के टुकड़े को हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर लगेगा बल F3। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस चुंबक के ध्रुव से दूर जाते हैं तो लगने वाले जो बल का मान है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और कम होते होते एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि हम कुछ दूरी पर ले जाकर अगर इस टुकड़े को रखेंगे तो इस पर लगने वाले बल का मान लगभग 0 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो किसी भी चुंबक के चारों ओर उस चुंबक का जो बल लगता है वो बल एक सीमित क्षेत्र में लगता है, उसी सीमित क्षेत्र को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता था? किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहां तक उसके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते थे। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चुंबक की बात करते हैं तो किसी भी चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है या जहां तक उसके चुंबकीय गुण कार्य करते हैं, उस स्थान को या उस क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी चुंबक अथवा धारावाही चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब यहां पर समझिए, धारावाही चालक शब्द हमने यहां पर प्रयोग किया है। धारावाही चालक क्या होता है? आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि जब भी किसी चालक में अगर मान लीजिए ये चालक है और अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करें तो जब ये धारा प्रवाहित इसमें होती है तो ये धारावाही चालक भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। हम आगे इसको भी पढ़ेंगे, तो अभी केवल हम इतना समझ लेते हैं कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और इसे धारावाही चुंबक कहा जाता है। क्लियर? तो किसी भी चुंबक या धारावाही चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा, जैसे हमने बात करी कि ये चुंबक है, यहां पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, यहां पर एक आयरन का पीस रखा हुआ है, लोहे का टुकड़ा रखा है, इस पर भी बल लग रहा है। आप इसको पीछे ले जाओगे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पे ले जाओगे तो बल क्या होगा? लगातार कम होता जाएगा। यानी कि जब बल लगातार कम होता जा रहा है, बल लग रहा है इसका मतलब क्षेत्र है, लेकिन फिर भी बल का मान कम हो रहा है।
तो जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र का जो प्रबलता होती थी उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे, ठीक उसी प्रकार जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को मापने के लिए भी हम एक राशि प्रयोग करते हैं जिसे चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। और जो चुंबकीय तीव्रता होती है हम उसे क्या करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। और किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे का मतलब समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, क्षेत्र की प्रबलता को B से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए B चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मतलब प्रदर्शन करते हैं। इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो मात्रक आपका होता है टेस्ला या फिर न्यूटन, प्रति एम्पियर इंटू मीटर, क्लियर? तो समझ में आया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी भी चुंबक अथवा धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके चुंबकीय बल या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को हम B से प्रदर्शित करते हैं और उसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। अब देखिए जैसे हमने बात की कि चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो चुंबक होती है या जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कौन कौन से कारक हैं जिन पर वो बल लगता है। पहला तो हो गया चुंबकीय पदार्थ, जितने भी चुंबकीय पदार्थ हैं वो सारे इस क्षेत्र के अंदर बल का अनुभव करेंगे, या कोई दूसरी चुंबक होगी तो उस दूसरी चुंबक पर भी बल कार्य करेगा। पर क्या दूसरी चुंबक के अलावा भी कुछ और कारक हो सकते हैं जिन पर इसका बल कार्य करे? जी हाँ, और भी कारक हैं जिन पर चुंबकीय बल कार्य करता है। इसी श्रेणी में पहला टॉपिक हमारा आता है आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। ठीक, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम दो प्रकार से मानते हैं। अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत भीतर की ओर होता है, तल के लंबवत भीतर की ओर, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसा है, तल के लंबवत भीतर की तरफ, भीतर की ओर, और दूसरा माना जा सकता है तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो अब समझिए, अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत भीतर की ओर है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्रॉस चिन्ह लगाते हैं, और अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर होता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार से डॉट बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ये प्रदर्शित करने का तरीका है। और क्यों हम प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि में क्योंकि दिशा होती है, इसीलिए हम दिशा के आधार पर अगर लंबवत और भीतर की ओर है तो क्रॉस, लंबवत और बाहर की ओर है तो डॉट से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं, पहला है हमारा आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा तल के लंबवत भीतर की ओर,
क्रॉस से प्रदर्शित हम कर रहे हैं, मतलब तल के लंबवत भीतर की ओर। जब आवेशित कण, मान लीजिए कोई आवेशित कण, एक आवेशित कण हम ले लेते हैं, ये एक कण है, इस कण का जो आवेश है, आवेश कितना है इस कण का Q, और मान लीजिए इस कण का द्रव्यमान कितना है M। ये कण इस चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, क्षेत्र की दिशा से, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये B वेक्टर, और ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर कितने वेग से, V वेग से प्रवेश करता है। समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर V वेग से अगर प्रवेश करता है, तो जब ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करेगा, जिस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। अगर इस कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की बात की जाए तो उस चुंबकीय बल का मान क्या होगा, जरा हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब देखिए, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। ठीक, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण कितना है V, तल के लंबवत भीतर की ओर है, M द्रव्यमान तथा Q आवेश, और ये आवेश कैसा है +Q। आवेश का कोई कण इस क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर V वेग से प्रवेश करता है। जब ये कण इस क्षेत्र में V वेग से प्रवेश करेगा तो इस कण पर जो लगने वाला बल है F, किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। पहला, आवेशित कण पर लगने वाला बल कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। लगने वाला बल किसके, कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच की कोण की ज्या, चुंबकीय क्षेत्र और, यहां पर लिख लीजिए थीटा क्या है, थीटा है B वेक्टर व B वेक्टर के बीच कोण। ठीक, तो चार कारकों पर यह निर्भर करता है। पहला कारक है आवेशित कण के आवेश पर निर्भर करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल कण के, जो कण है, जो आवेश है, आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच के जो कोण है, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इन चार कारकों पर निर्भर करता है। अगर हम इन चारों को मर्ज कर लें, इन चारों को अगर हम मर्ज कर लेते हैं तो मर्ज करने पे क्या आता है, F अनुक्रमानुपाती Q V B साइन थीटा। अनुक्रमानुपाती का हम निशान हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक आएगा, क्या, K Q B B साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इस नियतांक की बात करें तो SI प्रणाली में, SI प्रणाली जो होती है मात्रकों की, उसमें जो K है उसके लिए K का मान कितना होता है, 1। अगर हम इसमें K का मान 1 रख देंगे SI प्रणाली के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, तब जो आपका बल आएगा F इज इक्वल क्या आएगा, QB साइन थीटा। क्लियर, लगने वाला बल कितना आ गया, QBB साइन थीटा। देखिए, अब आपको ये भी मालूम है कि जो बल है वो सदिश राशि है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों भी सदिश राशि हैं। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। क्या होगा इसका सदिश निरूपण, अब देखिए F वेक्टर,
इज इक्वल, आवेश अदिश राशि होती है तो ये बाहर रहेगी इनटू वी वी साइन थीटा। वी वी साइन थीटा का मतलब क्या होगा, स्मॉल वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्लियर, क्योंकि आपने पढ़ा है जो सदिश गुणन होता है, सदिश गुणन में आपने पढ़ा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल ए बी साइन थीटा, उसी आधार पे वी वी साइन थीटा इज इक्वल वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर हमने बात की कि आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो आप सिंपली बता सकते हो कि जब भी Q आवेश और M द्रव्यमान का कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, जो कि तल के लंबवत भीतर की ओर है, V वेग से जब प्रवेश करता है तो आवेशित कण पर लगने वाला बल आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, कण के वेग के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती तथा वेग व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है, उस कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम इन चारों को मर्ज कर लेंगे तो ये हमारा आता है क्या, F इज इक्वल क्यू बी वी साइन थीटा, या F वेक्टर इज इक्वल क्यू बी वी, क्यू वेक्टर इंटू क्यू इन ब्रैकेट वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। क्लियर। अब देखिए इसका हमने सदिश रूप तो प्राप्त कर लिया। अब सदिश रूप से यहाँ से परिमाण तो हमारा आ जाएगा इस फॉर्मूले से, बट इसकी दिशा क्या होगी, यानी कि ये जब कण प्रवेश करेगा तो इस कण की दिशा क्या होगी। अब अगर इस कण की दिशा की बात करी जाए तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या है दाएं हाथ की हथेली का नियम, मान लीजिए कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान और भीतर की ओर है, ठीक है। बी, कोई आवेशित कण, मान लीजिए ये Q, इसका आवेश कितना है Q, ये V वेग से इसमें प्रवेश करता है। तो अगर इस कण पर लगने वाले बल की दिशा हमें ज्ञात करनी है तो देखो फॉर्मूले से अगर हम देखें तो बल की दिशा क्या होगी, जो दिशा V यानी कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र का जो सदिश गुणन होगा, इसकी जो दिशा आएगी यही बल की दिशा होगी। लेकिन अगर हम वैसे पता करना चाह रहे हैं तो हम दिशा कैसे निकाल सकते हैं कि आप अपने दाएं हाथ की हथेलियों को इस प्रकार फैलाइए, इस प्रकार कि उंगलियां आपकी किधर हों, कण के वेग की दिशा में, और ये जो कण है इस पर क्या होना चाहिए, धनावेशित। ठीक है, अगर उंगलियां धनावेशित कण के वेग की दिशा में है, धनावेशित कण आगे की तरफ गति कर रहा है, हमने ऐसे फैला दिया। ठीक है, इस प्रकार हथेली को फैलाएं कि उंगलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहें। तब यदि उंगलियां कण के वेग की दिशा में, धनावेशित कण के वेग की दिशा में हो, तथा यदि उंगलियों को मोड़ा जाए इस प्रकार, जैसे ये हथेली फैली हुई है, हम इसको मोड़ते हैं तो किधर आती है, ऊपर की ओर। तो अगर मोड़ने पर जो दिशा हमको मिल रही है ऊपर की ओर, वो दिशा किसकी होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की। तो अगर उंगलियां कण के वेग की दिशा में हो और मोड़ने पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती हो, तो उस स्थिति में जो हमारा अंगूठा होगा ये कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर से समझ लो कि यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत हों, तब यदि उंगलियां कण के वेग की दिशा में तथा मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रही हों, तो अंगूठा कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी कि जैसे ये है, कण आगे की तरफ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, भीतर, उंगलियां मोड़ी भीतर की तरफ हो गई, तो अंगूठा किधर है, ऊपर। यानी कि ये कण जब इधर आ जाएगा तो इस स्थिति में इस पर जो बल लगेगा वो किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। इस नियम को कहा जाता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। सिंपली समझ लीजिए, हाथ को ऐसे फैलाइए, वेग, मोड़ा, चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा किसका, बल। यानी कि उंगलियां वेग की दिशा है धनात्मक आवेश के लिए, हथेली के लंबवत जो ऊपर है ये किसकी दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और अंगूठा जो है आपका ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्लियर। तो ये तो था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। हमने बल का मान ज्ञात कर लिया, बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे हमने उसकी भी बात कर ली। अब आगे अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारावाही चालक को रखा जाए तो उस पर भी बल लगता है।
तो अगला टॉपिक हमारा वही है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। अब देखिए धारावाही चालक क्या है। मान लीजिए कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये क्षेत्र तल के लंबवत और भीतर की तरफ है। इस क्षेत्र में आपने एक धारावाही चालक रखा इस प्रकार, ये एक चालक हमने इसमें इस प्रकार रख दिया, ठीक है। इस चालक के अंदर मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा की दिशा क्या है, ये रही, क्लियर। धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना इस चालक की जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितना है, बी, क्लियर। अब जब इस धारावाही चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पर भी क्या होगा, बल कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा, उसका एक कारण समझिए। अगर धारावाही चालक की बात करी जाए तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। धारावाही चालक का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति कर रहा होगा, तभी तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। आवेश इसके अंदर गति कर रहा है, तो अगर हम इस चालक की परिसीमा ना माने तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश गति कर रहे हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। और जस्ट अभी आपने क्या पढ़ा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उस पर बल कार्य करता है, क्लियर। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस पर भी बल कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर बात करें इसके लिए तो हम क्या मानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक आवेश की विसर्जन नलिका की तरह व्यवहार करता है। विसर्जन नलिका, ये मानते हैं कि इसके अंदर आवेश का विसर्जन हो रहा है। तब, क्लियर। तब अब यहां पर देखिए, तब माना एन हमने क्या मान लिया, एन चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एल क्या है, चालक की लंबाई, ठीक है। और वीडी क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। ये बात हमको पहले से, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ठीक। अब जरा इसमें देखिए, अगर इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा का प्रवाहित होने का मतलब क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति कर रहे हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति कर रहे हैं तब एक इलेक्ट्रॉन पर बल पर चुंबकीय बल, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कितना होगा, आपने अभी पढ़ा है, F इज इक्वल क्या होता है, QBB। हमने ये मान लिया QBB साइन थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, EVB साइन थीटा। ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन का।
लेकिन हमको चाहिए क्या, संपूर्ण चालक पर। किस पर चाहिए, संपूर्ण चालक पर। तब संपूर्ण चालक पर बल, अब देखिए पूरे चालक पर कितना बल लगेगा। अब अगर इस बल की बात करी जाए तो एक सिंपल सी बात समझिए, F इज इक्वल क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर बल इनटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब देखिए जो वेग था वो हमने अनुगमन वेग यहां पर लिया हुआ है। यहां पर अगर हम बल का मान निकालें तो F क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लग रहा है, E इंटू वी डी इंटू बी साइन थीटा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एकांक आयतन में कितने हैं n, कुल आयतन कितना होगा तो n इंटू ए इंटू एल। अगर आप इसको देखते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल, आप इसको कर लीजिए एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, इन चारों को अलग कर लो, इंटू क्या बचा, L इंटू बी साइन थीटा। अब देखिए एन ई ए वी डी, ये चैप्टर 3 में आपने क्या पढ़ा था, ये होता है धारा का मान। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप F इज इक्वल आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। क्लियर। और अब यहां पर देखिए ये आ गया धारावाही चालक पर लगने वाला बल। बल की अवधारणा कहां से आई है कि जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करेगा। और हमने पढ़ रखा है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उस पर बल लगता है। उसी बल के आधार पर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के आधार पर हम संपूर्ण चालक पर लगने वाले बल की परिकल्पना कर लेते हैं। तो संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल कितना आया, F इज इक्वल आई एल बी साइन थीटा। ठीक, अब अगर इसको भी सदिश रूप में आप देखना चाह रहे हो तो इसका भी सदिश रूप बन सकता है कि बल सदिश राशि है तो इस बल का भी सदिश रूप आ जाएगा। देखो बल यानी कि F वेक्टर इज इक्वल, धारा अदिश राशि होती है, बचा क्या, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये हो गया इसका सदिश रूप। अब फिर से वही बात कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला बल चालक की में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती और साथ ही साथ जो लंबाई है लंबाई सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F इज इक्वल आई एल बी साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। क्योंकि बल सदिश राशि है तो इस बल की भी कोई ना कोई दिशा होगी। अब हम धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यानी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, हम इसके अंगूठे, पहली उंगली और बीच वाली उंगली, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत, परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैला लें कि इनके बीच का कोण भी 90 हो, इनके बीच का कोण भी 90 हो और इनके बीच का कोण भी 90 हो। हम इस प्रकार फैला लेते हैं। जब हम इनको इस प्रकार फैलाते हैं तो इस प्रकार फैलाने पर देखिए ये अंगूठा, ये पहली उंगली और ये बीच वाली उंगली। अगर हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझना है तो अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं। मान लीजिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा तल के लंबवत भीतर की ओर है और इस चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र के लंबवत कोई चालक मान लीजिए इस प्रकार रखा हुआ है, ये एक चालक है, इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस दिशा में है, क्षेत्र की दिशा कैसी है, लंबवत भीतर की ओर, चालक आपका ऐसा रखा है। अब इस पर बल किधर लगेगा, तो उसके लिए हम बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाएं हाथ का नियम। अब बाएं हाथ के नियम में देखिए, यदि अगर हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे, पहली उंगली और बीच वाली उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैला लें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली उंगली चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली यानी कि बीच वाली उंगली ये किसकी दिशा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब देख लीजिए, इस स्थिति में हम अपने हाथ को घुमाते हैं कि ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर, ऐसा कर लिया। ये बीच वाली उंगली देखो धारा की दिशा में इधर, तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर, अंगूठा ऊपर जा रहा है। यानी कि अगर ये चालक ऐसा रखा है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर है, धारा इधर जा रही है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो बल कैसा होगा, लंबवत ऊपर की ओर होगा। सिंपल सा नियम है, बहुत आसान नियम है, समझ लीजिए। अगर बाएं हाथ के अंगूठे पहली उंगली और बीच वाली उंगली को परस्पर लंबवत फैलाया जाए, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर, बहुत आसान सा नियम है, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, जब वो अलग अलग कोण पर प्रवेश करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी टाइम अगले वीडियो में। थैंक यू।